अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करें न्यू चैप्टर दैट इज़ अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हर एक चीज़ रिलेटेड होगी केमिकल रिएक्शन के साथ। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग इतना पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वो एलिमेंट्स डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट केमिकल रिएक्शन उसके लिए कंडीशंस होती है, उसको हम कंबाइन करते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स बन जाए। ठीक है, अब एक सिंपल मैं आपको गाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए प्लस बी। सॉरी फॉर द राइटिंग, आपका कंसेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। सी प्लस डी। ओके, सो ए प्लस डी जिस हाथ से आप खाना नहीं खा तो लाइक लेफ्ट साइड, एंड ए प्लस बी सॉरी, एंड सी प्लस डी जिस हाथ से आप खाना खाते हो राइट साइड। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पर आपके पास चीज़ें होती है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। दैट्स वाई आई राइट आर देयर। एंड सी प्लस डी जो कि राइट साइड पर होते हैं ये होते हैं आपके पास प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स कोई से भी हो सकते हैं, वो जब कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन आई एम श्योर आप लोग पढ़ चुके हो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ये जो सी प्लस डी है ना, ये दोबारा से ये ए प्लस बी बना सकते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल वो होते हैं कि ए प्लस बी कंबाइन होकर कोई से भी सी प्लस डी बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन वो दोबारा इधर कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस था। मैं यूजुअली रीडिंग नहीं करती आपके बुक से, जो उसमें कंसेप्ट होता है वो मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में ये एक बेसिक कंसेप्ट था। इसके बारे में आपको प्रोडक्ट का भी बताया गया है एंड रिएक्टेंट्स का भी बताया गया है। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन में होता है। अच्छा, अब बहुत सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। हमारी बॉडी में भी होते हैं। ठीक है, डाइजेशन का भी है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनसाइड आवर बॉडी। इन्वायरमेंट में भी होते हैं, इन्वायरमेंट में भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा सोलर सिस्टम इंशाल्लाह आप लोग सेकंड टर्म में पढ़ोगे कि वहाँ पर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें या फिर इनसाइड आवर बॉडी देखें तो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ। लॉ उस चीज़ को कहते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। अब ये लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास में। इस लॉ का मतलब ये है कि अगर ए प्लस बी या आपके पास जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उसकी जितनी भी मास होती है वो बिल्कुल प्रोडक्ट में भी कंजर्व हो जाएगी। लाइक हम जिस तरह एनर्जी का भी लॉ है कंजर्वेशन का, इसी तरह मास का भी है। जितना रिएक्टेंट्स आप रखोगे बिल्कुल सेम अमाउंट में आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन और any change of state, no atoms are created or destroyed. The total mass of atoms before and after the reaction remains the same. This is the law of conservation of mass. यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप एटम्स डालते हो तो उनका जो टोटल मास होगा वो सेम होगा, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन वो सेम होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 10 ग्राम ऑफ शुगर लिया 250 ग्राम्स ऑफ हॉट वाटर में और इसको स्टर किया। ठीक है, मिक्सअप किया, देन आपके पास बन गया 260 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन। तो देखिए आप ज़रा 250 प्लस 10 कर दे तो 260 ग्राम्स आ गया। नो चेंज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। आपने नोट किया होगा जब भी हम स्टिरिंग करते हैं शुगर को, आप शरबत बनाते हो किसी के लिए, ठीक है, तो इसमें जब आप स्टिरिंग करते हो शुगर को तो वो गायब हो जाता है, लेकिन उसका मास उसी तरह रहता है। अगर चूंकि हमें वाटर में सॉलिड जो उसके क्यूब्स लाइक शुगर होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, बट उनका मास आपके पास अगर आप उसको मेजर करोगे तो फिर आपके पास उसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा इधर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए आप ज़रा, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो आई थिंक यहाँ पर एक पिक्चर मिस हो गई है, आपकी बुक में है, जिसमें से यही सेम मशीन होती है, मेजरिंग मशीन होती है। ठीक है, हाँ यही है मेरे ख्याल से। तो इसमें अगर आप देखें ना, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कोई सा भी ये रिएक्शन करवा रहे हैं। बलून इन्होंने लगाया हुआ है, बलून इसलिए लगाया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बन रही है। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ कराने के लिए इन्होंने ट्यूब के ऊपर लगा दिया है बलून।
ठीक है। पीछे जो आपकी बुक में एक एग्जांपल है वो भी सेम डायग्राम है, लेकिन वो एक ओपन फ्लास्क है, उसके ऊपर कोई बलून वगैरह नहीं है। तो जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास जो मास आता है वो 115 होता है। तो फिर स्टूडेंट सोचेंगे कि अभी तो मैम ने बताया कि बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम, लेकिन यहाँ पर 115 आ गया है। तो इसलिए आया है स्टूडेंट्स के वहाँ पर जो फ्लास्क का मुंह था ना वो ओपन था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कराने के लिए, एक प्रूफ देने के लिए इन्होंने क्या किया है कि फ्लास्क को बंद कर दिया है। और बंद कैसे किया है? बलून को फ्लास्क के जो ओपन साइड है वहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, जो भी एलिमेंट्स इन्होंने डाले हुए हैं वो जब रिएक्शन करेगा, अच्छा चाक है मेरे ख्याल से, ये चाक है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसमें से जब ये चाक है ये इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व होगा, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपके पास एक गैस बनेगी। उस गैस को बाहर जाने से रोकने के लिए इन्होंने बलून लगा दिया है। अब बलून लगा दिया है तो वो गैस बाहर नहीं जाएगी। तो बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आपके पास मास जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। तो ये एक प्रूफ है आपके पास कि बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में हम कोई नई चीज़ नहीं बना रहे, ठीक है। हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका जो मास है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एंटोनी लवाइजर है, डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ आपको दी गई है। वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक है, उसी ने ही ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था आपको। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि उसको एग्जीक्यूट किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि वो एक एरिस्टोक्रेट था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता था कि जो उस टाइम फ्रेंच के हुक्मरान होते थे वो फ्रेंच में से वो लोग जो ज़्यादा अमीर होते थे, नोबल होते थे, ठीक है, उनसे लेते थे टैक्स। तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा गया था कि ये मतलब कोई ड्रग्स वगैरह बेचता है ये और वो, लेकिन इसने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है और फिर इसकी एग्जीक्यूट किया गया था। एग्जीक्यूट का मतलब ये है ना, जिस तरह हमारा नैप का इदारा है और वो जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं टैक्सेस नहीं देते, उनसे पैसे लेते हैं, तो इस तरह वहाँ पर भी होता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फ्रेंच के हुक्मरान होते थे वो अपने लोगों से तो लेते थे पैसे, लेकिन बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेड वगैरह करते थे तो उनको वो चीज़ सस्ते में देते थे और अपने लोगों से ज़्यादा पैसे लेते थे, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री रिलेटेड है, इसका आपके साथ इतना कुछ ताल्लुक नहीं है, बस आपने सिर्फ नेम याद रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड डेट ऑफ बर्थ एंड डेट, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। इसकी तो मैंने बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाई है अपनी स्टूडेंट से, ठीक है। वो यही कहते हैं कि मैम हमारे बुक में जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका नहीं बताया गया है, वो हमें नज़र नहीं आता, बट मैं उनसे यही कहती हूँ कि आगे जाके आपके बहुत काम आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से बैलेंस करना है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में आपको बताया गया है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का। अच्छा जी, अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में एक सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। देखिए, लेफ़्ट साइड पर आपके पास एक कॉपर है, ठीक है, 1 कॉपर है, नज़र आ रहा होगा, सिंपल। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। दूसरे साइड पर ज़रा देखिए, आपके पास कॉपर का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 1। अभी अगर बच्चे से भी आप पूछे ना तो यहाँ पर 3 आइटम्स है और यहाँ पर 2 आइटम्स है। सो इट मीन्स कि आपके पास ये जो केमिकल इक्वेशन है दिस इज़ अनबैलेंस, और ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है कि कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसका रिएक्ट करवा रहे ऑक्सीजन गैस के साथ, तो फिर आपके पास बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। अभी देखिए, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देखना है ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2 है, लेकिन इस साइड पर कितने हैं? 1। केमिस्ट्री में असल में जो एटम होता है ना, जो एक नंबर में होता है, यानी वो एक होता है, तो उसके साथ हम 1 नहीं लगाते। लेकिन आपने अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर लिख के नहीं दी हुई है, सो इट मीन्स कि कॉपर का भी 1 एटम है एंड ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 2 है लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर सिंपली 2 लगा दूँगी। क्या करूँगी? 2 लगा दूँगी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आपने 2 लगा दिया है तो कॉपर भी, अब वो इस बात को नहीं पता नहीं उनका माइंड एब्जॉर्ब नहीं करता या फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते घर में, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम्स हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया है, तो ये 2 जो है ना, ये 2 अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो ये एक पूरा आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। सो इट मीन्स कि ये 2 कॉपर के साथ भी है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है।
बच्चे देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 1 ज़ा 2, सो इट मीन्स कॉपर के कितने हुए 2। इस साइड पर कॉपर के कितने हुए मैं लिख लेती हूँ, कॉपर के मेरे पास अभी हो गए हैं 2 जब मैंने 2 लगा दिया ऑक्सीजन के साथ। गॉट इट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का पहले 1 था जो कि मैंने नीचे यहाँ पर देखे लिखा हुआ है, 2 1 ज़ा 2, तो अभी ऑक्सीजन के अभी कितने हो गए मेरे पास 2 हो गए। अब यहाँ पर तो मैंने ऑक्सीजन को 2 कर दिया, लेकिन मैंने काम किसका ख़राब कर दिया, कॉपर का कर दिया, क्योंकि कॉपर का इस साइड पे 2 है और कॉपर का इस साइड पर 1 है। सो सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई चीज़ 1 है और उसको आपने किसी ऐसे चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो 2 हो जाए, सो सिंपली 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर मैं कॉपर के साथ 2 पुट कर लूँगी, तो आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉपर का 1 था, ऑक्सीजन के 2 थे। मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन में 2 पुट कर लिया, तो मेरे पास कॉपर के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, 2 2 कितने हो गए 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन तो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर कॉपर कितने हैं, यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर कॉपर है 2, लेकिन यहाँ पर कॉपर मैंने 1 लिखा हुआ है, सो मैं यहाँ पर कॉपर के साथ सिंपली 2 लिख लूँगी। सो 2 1 ज़ा 2, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, सो दिस इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड। और इसका आपको यहाँ पर भी बताया गया है, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन 4 एटम इस साइड पर, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन 4 एटम प्रोडक्ट्स के इस साइड पर। नाउ दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। और अगर आप पीछे वाला देखेंगे जो मैंने आपको बैलेंस करके दिया, तो वो बिल्कुल इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको देगा आपके एक्सरसाइज बुक के एक्सरसाइज और टेस्ट योरसेल्फ में भी 1 2 3 एग्जाम्पल है, उसको आप कर ले, उसी में आएगा। ठीक है, एग्जामिनर इतना कोई सख्त नहीं होगा कि वो आपको सबसे मुश्किल तरीन इक्वेशन देगा और आपको कहेगा कि इसको आप सॉर्ट आउट कर दे और इसको बैलेंस कर दे। ठीक है, वो आपको सिंपल देगा, और सिंपल आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपने क्या करना है, आपने जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके नंबर को प्रोडक्ट्स में देखना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम अगर आपने यहाँ पर 2 लगा दिया है ना, तो इस 2 को हम इस ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं करते। सो बच्चे आप देखें, जब भी किसी 2 चीज़ों के दरमियान में प्लस आ जाता है, सो इट मीन्स कि ऑक्सीजन का अलग से है और कॉपर का अलग से है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें और देखें, तो कॉपर और ऑक्सीजन, जो कॉपर ऑक्साइड हम उसको कहते हैं, सॉलिड आपके पास एक मॉलिक्यूल बन गया है, उसमें कॉपर एंड ऑक्साइड के दरमियान में कोई भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का कुछ भी नहीं है। सो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर मैं कोई चीज़ लगाऊंगी तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, और अगर यहाँ कॉपर के साथ मैं 2 लगा दिया है तो वो सिर्फ कॉपर के साथ उसका काम होगा, ऑक्सीजन के साथ काम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इस वाले टॉपिक में आपको एक और चीज़ बताई गई है, स्टेट सिंबल। ठीक है, एक तो हम लगा देते हैं ना, नंबर्स लगा देते हैं, हम उसको बैलेंस कर देते हैं। आप लोग ज़रा गौर से देखें, ऊपर सॉलिड गैस सॉलिड ये लिखा हुआ है और नीचे SGS लिखा हुआ है, तो ये होते हैं केमिकल रिएक्शन के स्टेट। केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास एटम्स होते हैं ना, उनके स्टेट को शो कराना। फॉर एग्जांपल कॉपर है ना, तो कॉपर का स्टेट पहले दिखाया गया है सॉलिड S, तो सॉलिड के लिए आप S यूज़ करोगे, लिक्विड के लिए आप L यूज़ करोगे, गैसियस स्टेट के लिए आप गैस यूज़ करोगे। एंड एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें कोई मीडियम जो है ना वो वाटर हो, तो आप उसके लिए AQ यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है कि वो जो उसका मीडियम है वो एक्वियस है, या फिर अगर आप कोई सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो जो कि पानी है, ठीक है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे एक्वियस, AQ उसकी जगह पर लगा देंगे। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ कि हमने पढ़ा कि हम किस तरह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको तरीका सिखाया कि आपने यहाँ पर जो ये वाली साइड होती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, उसके नंबर को आपने प्रोडक्ट्स में देखना है। अगर आप वहाँ पर आप एक चीज़ को बैलेंस कर देते हो तो फिर यहाँ पर रिएक्टेंट्स में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस हर दफ़ा इस तरह हो, लेकिन हो सकता है कि हम एक चीज़ को अनबैलेंस कर दे, तो फिर आपको रिएक्टेंट के साइड पर भी उस एटम को बैलेंस करना होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ी वो थी स्टेट्स में हमने पढ़ा सिंबल। सॉलिड्स के लिए हम यूज़ करते हैं S, लिक्विड के लिए हम यूज़ करते हैं गैस। और एक सब्सटेंस को आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे, इट मीन्स कि उसका जो मीडियम होगा वो वाटर होगा, तो उसके लिए आप एक्वियस सोल्यूशन और उसका जो स्टेट शो कराएंगे वो AQ से शो कराएंगे। ठीक है, तो ये था इसी रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल
सॉलिड वाटर, अच्छा आपके पास सॉलिड वाटर H2O भी हो सकता है, लिक्विड वाटर भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। कभी कभार H2O लिखा होता है, ठीक है, और उसके साथ लिखा होता है G, तो फिर स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पर तो पानी नहीं बनता, G क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर तो L लिखना चाहिए था। तो जब प्रेशर कुकर से आप सीटी हटाते हो ना और उसकी जो गैस जा रही होती है, अगर आप उसके ऊपर हाथ अपना पकड़ लेते हो तो फिर आप फील करते हो कि आपका हाथ गीला हो गया है, तो ये होते हैं वाटर वेपर्स। अच्छा जी, ये टेस्ट योर सेल्फ है, टेस्ट योर सेल्फ में देखें ये 2 एग्जांपल्स है, इसको ज़रा आप देख लेना कि इन दोनों को किस तरह बैलेंस करते हैं, आप ट्राई करें, ठीक है। और एक ये भी है, आप ट्राई करें, इसको बैलेंस करें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वेरी वेरी इजी है, ठीक है। सो आप इसको करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम फिर आपके लिए रिकॉर्ड कर देंगे।